बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ईडी एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। जो अपना चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तीन वीडियोस अपन ने सक्सेसफुली अपलोड कर दी है। फर्स्ट अपना इंट्रोडक्शन था जो आपने देखा होगा, दूसरा अपना था कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और थर्ड था लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देखो लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर जो है बोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जनरली इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आई होप आपने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और दूसरा ये है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है ना, मतलब आपको मास्टर करना है, तो आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी बस। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाओ, आपको आते जाएंगे। ठीक है, चलो आज की वीडियो में हमको देखना है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कि भैया कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन आज का वीडियो। सबसे पहले देखो एलोट्रॉप्स, कि भैया एलोट्रॉप्स होता क्या है, ये कौन सी बला का नाम है, इसका नाम क्या है, कौन सी मुसीबत है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। द फिनोमेना बाय विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। ठीक है, इन मोर देन वन फॉर्म and each form has different physical properties but identical chemical properties is called allotropy and these different forms are called allotropes। मतलब देखो, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी एलिमेंट जो है अपने आप को एक से ज्यादा मतलब दो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक एलिमेंट अपने आप को एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इस डिफरेंट फॉर्म्स में जब हम देखेंगे तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, अलग होगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी इन सबकी सेम होगी। मतलब केमिकल रिएक्शंस जो ये करेंगे सबके सब सेम करेंगे, सेम प्रोडक्ट बनाएंगे, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, हाँ, बाहर से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, बहुत भी जो भी अपनी डेंसिटी वगैरह, वो सब क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से, ढांचा चेंज होने की वजह से जो हमारे एलिमेंट में फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो वेरिएशन आता है उसको हम बोलते हैं एलोट्रोपी प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये एलिमेंट्स जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज बता रहे हैं एक ही एलिमेंट के स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से, उनको अपन बोलते हैं एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। देखो ये लिखा है, डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। ठीक है, अब देखो हमारा मुद्दा क्या था यहाँ पे, कार्बन, हाँ के ना, कार्बन चल रहा है, कार्बन का ही मुद्दा है। तो कार्बन भी भैया एलोट्रोपी शो करता है। ठीक है, अब कार्बन अपने को एलोट्रॉप्स जो बताता है, मतलब डिफरेंट फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है, वो दो तरह के एलोट्रॉप्स बताता है अपने को। एक अपने को बताएगा क्रिस्टलाइन फॉर्म, कैसा, क्रिस्टलाइन फॉर्म। दूसरा अपने को बताता है नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, या फिर उसको अमोर्फस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्रिस्टलाइन फॉर्म वाले जो आपके एलोट्रॉप्स होते हैं वो होते हैं ग्रेफाइट एंड फ्लोरेन। नॉन क्रिस्टलाइन वाले वो जो होते हैं आपके कॉल, लैम्बिक, चारकोल, ये सब होते हैं। ठीक है, अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि कार्बन दो एलोट्रॉप तो बता रहा है, पर सर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है। ठीक है, देखो ये आप ज्यादातर मेनली तो आप आपके सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप इतना समझ ले कि अगर जैसे कोई एलिमेंट है उसके अंदर मेटम्स है, पार्टिकल्स हैं, अगर उनका अरेंजमेंट जो है वो एक सिस्टमेटिक पैटर्न में है तो वो कहलाता है क्रिस्टलाइन। ठीक है, और अगर एटम्स का, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है वो रैंडम है, इधर उधर बसे हुए हैं, तो वो कहलाता है नॉन क्रिस्टलाइन या फिर अमोर्फस। कैसे, जैसे मान लो, जैसे मैं लिखता हूं कि कोई कार्बन है, मान लो उसका पैटर्न ऐसा है, हेक्सागोन। ठीक है, वापस से हेक्सागोन, कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये ऐसा है, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से 6 बन के जमे हुए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्यों, क्योंकि एक ही पैटर्न है और उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होगा, मान लो जैसे एक तो हेक्सागन हो गया, दूसरा कुछ और हो गया, फिर उसके बाद तीसरा कुछ और हो गया, मतलब एटम्स और पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है रैंडम है, कोई भी सिस्टमेटिक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। और अगर कोई सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट है, तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स दो थे, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन वाले में हमने किस किस को डाला है, हमने डाल रखा है डायमंड को, ग्रेफाइट को और फ्लोरेन को। और नॉन क्रिस्टलाइन वाले में हमने डाला है कॉल, लैम्बिक एंड चारकोल। ठीक है, अब देखो ये नॉन क्रिस्टलाइन वाला जो है हम आगे हमारी सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, और क्रिस्टलाइन फॉर्म वाला हमारे सिलेबस में है, जिसमें भी हमको दो देखने हैं, तो डायमंड और
ग्रेफाइट। क्या देखना है? दो देखना है, डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स का एक बार बता देता हूं। एलोट्रॉप्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे एलिमेंट जो है अपने आप को, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम एलोट्रॉपी बोलते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कि भैया उसके पास में कुछ एलोट्रॉप्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स? कोई पूछे तो बोल देना भैया क्रिस्टलाइन फॉर्म में डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। मतलब कार्बन अपने को 3 एलोट्रॉप्स बताता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म के फर्स्ट एलोट्रॉप की, जिसको हम बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं? डायमंड। चलो क्या लिखा है? बोलते हैं कि डायमंड इज ए ब्यूटीफुल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, अब ये तो देखो बच्चा जानता है, ब्यूटीफुल तो है, सुंदर तो है। दूसरी बात क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है, ये मैं भी आपको बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स एटॉमिक सिंबल इज सी। मतलब कि देखो सुनो, जितने भी आपके एलोट्रॉप्स है ना, अभी ये जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन, ये आने वाले, इन सबको अपन एटॉमिक सिंबल सी से यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की अगर बात करें कि भैया ढांचा, कि भैया बना हुआ कैसे है। ठीक है, तो देखो इन डायमंड स्ट्रक्चर each carbon atom is bonded very strongly to 4 other carbon atoms and form 3D diamond structure that is why so hard in nature। मतलब कि भैया अगर आप डायमंड के स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करेंगे एटॉमिक लेवल पे, तो आप ये पाएंगे कि एक कार्बन का एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा है। ये कार्बन का एटम मान लो तो एक कार्बन यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है, चौथा यहां है, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। मतलब एक कार्बन कितने एटम से जुड़ा है? दूसरे 4 कार्बन एटम से जुड़ा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। देखो यहां पे आ जाओ, ये है आपका डायमंड का स्ट्रक्चर, इसको पकड़ो, ये आपका कार्बन का एटम। ठीक है, कितने से जुड़ा है? एक ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा। हाँ के ना? इसको पकड़ो, ये वाला कार्बन, एक ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा। इसको पकड़ते हैं, 1 2 3 और पीछे एक और है 4, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है 3D में है, इसलिए हमको कुछ एटम्स जो है नहीं दिख रहे। ठीक है, बाकी होता क्या है? यही होगा, एक कार्बन जो है 4 दूसरे एटम से मिलके जुड़ा हुआ है। अब देखो इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से क्या हो रहा है? इस स्ट्रक्चर से ये हो रहा है कि बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रही है, और स्ट्रांग बॉन्ड बनने की वजह से हमारा डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। क्या होता है? दैट इज व्हाई सो हार्ड इन नेचर। अगर पूछा जाए कि भैया हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है नेचर में, तो हम क्या बोलेंगे? डायमंड। और उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? उसके लिए ये बॉन्ड ही रेस्पॉन्सिबल है, जिसमें एक कार्बन एटम जो है 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया अपने को डायमंड, हीरा। अब अपन बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, डायमंड की कुछ प्रॉपर्टीज। हीरा, फर्स्ट, डायमंड इज ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस सॉलिड। बच्चा जानता है कि भैया ट्रांसपेरेंट होता है और उसके पास में कोई भी कलर नहीं होता, और वो क्या है? सॉलिड है। ठीक है, दूसरी बात, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन। बता दिया आपको कि भाई दुनिया में अगर कोई सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो क्या है? डायमंड है। हीरे को काटता है, सुना ही होगा आपने। ठीक है, इसलिए सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो कौन है? अपना डायमंड। आगे कि डायमंड इज द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसका एक्सप्लेनेशन, इसका आंसर आपके पास पहुंच गया है, क्योंकि एक कार्बन 4 कार्बन एटम से मिलकर जुड़ा हुआ है, तो वहां पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि हमको पता है बच्चों कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो हीट कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात क्या लिखा है कि डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब आपको पता ही है कि अगर किसी भी सब्सटेंस को हमको मेल्ट करना है तो बाहर से हीट देनी होगी। क्या करना होगा? बाहर से हीट देनी होगी। बट अगर बॉन्ड जो है बहुत खतरनाक है, उनके अंदर प्रेम संबंध जो है बहुत अच्छा खासा जुड़ा हुआ है, तो उनको तोड़ना जो है बहुत मुश्किल है, तो हमको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको देनी पड़ेगी तो हम बोल देंगे कि भैया इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है,
उसके बाद यूजेस ऑफ डायमंड, अरे ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, तो सब जानते हैं कि डायमंड इज यूज्ड इन कटिंग ग्लासेस। देखो आपका डायमंड हमने बताया कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो उसको आपको ग्लास को, कांच को तोड़ने में भी, काट करने में भी काम में लिया जाता है। दूसरी बात, सर्जन्स ऑल्सो यूजेस डायमंड नाइव्स फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन। हमारे जो डॉक्टर साहब है ना, जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, अपने चीरा फाड़ी जो करते हैं, वो भी डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। उनका कुछ जो नाइफ वगैरह, तो कुछ चाकू होता है, वो डायमंड का बना होता है, जो कि एक शार्प कट लगाने में आपकी मदद करता है, आपकी नहीं, डॉक्टर साहब की। ठीक है, चलो आगे समझ में। तो डायमंड का एलोट्रॉप्स और उसकी प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस। चलो आ जाओ सेकंड पे। सेकंड एलोट्रॉप्स क्या है अपना? सेकंड एलोट्रॉप है अपना ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। चलो क्या लिखा है कि ग्रेफाइट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन हैविंग सिंबल सी। ठीक है, ये तो अपन ने बता ही दिया था कि इसका भी सिंबल क्या है? सी है। एंड द नेम ग्रेफाइट इज टेकन फ्रॉम ग्रेफिन इन रेफरेंस टू यूज एज अ लेड इन पेंसिल्स। मतलब देखो, ग्रेफाइट जो नाम आया ना, वो ग्रेफिन से आया है। ठीक है, और वो क्यों रखा गया है? क्योंकि आपको पता ही है जो पेंसिल्स जो होती है, जिससे अपन लिखते थे बचपन में, अभी भी लिखते होंगे ना, तो उसमें जो काली लीड जो होती है ना, काली काली ब्लैक ब्लैक से आप देखते हैं, ग्रे ग्रे सी जो देखते हैं, वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। जिस ग्रेफाइट की अपन बात कर रहे हैं, वो ग्रेफाइट आपके हाथ में भी हो सकता है, अगर आप नोट्स वोट्स बना रहे हो या फिर किताब में लिख रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे डायमंड का देखा था। इसमें क्या लिखा है कि इन ग्रेफाइट स्ट्रक्चर ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 3 कार्बन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड and hence one valence electron of every carbon is free to move. That makes a graphite a good conductor of electricity. मतलब कि क्या? मतलब कि ये कि कार्बन में, सॉरी डायमंड में एक कार्बन एटम 4 से जुड़ा था, एक कार्बन, एक इधर, 2 3 4। और डायमंड में, सॉरी ग्रेफाइट में क्या है? एक कार्बन एटम 1 2 और 3 से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? 3 से जुड़ा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए, जो कि मूव करेगा। हाँ के ना? तो चलो भैया, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, बहुत अच्छी बात है। देखो स्ट्रक्चर देख लो, ये रहा डायमंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या करना है अपने को? देखना है कि एक कार्बन एटम, कहां लिखा है? ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 कार्बन एटम। मतलब एक कार्बन एटम जो है, कितने कार्बन एटम से जुड़ा है? 3 से, 1 2 और नीचे 3 से। ठीक है, ये देखो यहां देख लेते हैं। इसको पकड़ते हैं अपन, ये देखो आप, ये आपका कार्बन एटम। ठीक है, एक इधर दिख रहा है, दूसरा इधर दिख रहा है, तीसरा इधर दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको देखूं तो 1 2 3। ठीक है, ये अगर आप बात करें तो ये भी 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर 3D में नहीं है, तो कुछ एटम्स अपने को नहीं दिख पा रहे होंगे। ठीक है, बट अपने को ये ध्यान में रखना है कि इसमें क्या होगा? इसमें हेक्सागन पैटर्न में ये जुड़ते हैं, ये हेक्सागन पैटर्न हो गया। और दूसरी बात, ये जुड़ते जो है वो कैसे जुड़ते हैं? लेयर्स में। मतलब एक हेक्सागन आएगा, फिर इधर जुड़ा होगा, फिर उस हेक्सागन से नीचे, फिर नीचे नीचे। ये स्ट्रक्चर होता है अपना ग्रेफाइट का। ये देख लो आप, ये पैटर्न हेक्सागन, ये हेक्सागन, ये हेक्सागन, 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 सब हेक्सागन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये नोट करने की है कि हर कार्बन एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या बात करने की इंपॉर्टेंट नोट, कि हर कार्बन एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक बॉन्ड नहीं बन पाई, और जिस बॉन्ड नहीं बन पाई इस वजह से हमारा ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। हाँ भाई, प्रॉपर्टीज क्या है ग्रेफाइट की? पहली है, ग्रेफाइट इज ए ओपेक सब्सटेंस एंड डार्क ग्रे सॉलिड। मतलब डार्क कलर का होता है। और दूसरी बात, ओपेक है मतलब जैसे हमारा वो था डायमंड, वो तो ट्रांसपेरेंट था, आप उसको देख के उसके आगे पीछे, मतलब उसके ट्रांसपेरेंट मतलब आप सामने से उसके देख सकते। लेकिन ओपेक्स में से क्या होगा? आप उसके सामने नहीं देख पाएंगे, उससे लाइट पास नहीं हो पाएगी। ठीक है, दूसरी बात, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड सोपी इन टच। देखो अभी मैंने बोला था कि उसके अंदर एक बॉन्ड क्या है? फ्री है। हाँ के ना? इस वजह से वो, दूसरी बात, इस वजह से वो अपना जो ग्रेफाइट है वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा बॉन्ड उसकी फ्री बन पा, मतलब बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगी, और स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगी तो हम बोलेंगे ग्रेफाइट जो है आपका थोड़ा सा सॉफ्ट है। दूसरी बात, आप उसको जब पकड़ेंगे, अगर आप आपकी पेंसिल जो है उसमें ग्रेफाइट, मैंने अभी बताया, आप उसको टच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रेफाइट जो होता है वो होता है आपका सॉफ्ट और सोप इन टच, जैसे अपन साबुन को हाथ लगाते हैं ना, वैसा होता है। ठीक है, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बता दिया आपको क्यों है। ग्रेफाइट हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3730
डिग्री सेल्सियस। तो ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट ये होता है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट यूजेस ऑफ ग्रेफाइट क्या लिखा है कि इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड इन बैटरीज एंड इलेक्ट्रिक फर्नेसेस। देखो ये इलेक्ट्रोड में यूज मतलब आपके बैटरीज में एज अ इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए यूज किया जाता है। और आपको पता है क्यों? क्योंकि हमारा ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। फर्नेसेस में यूज किया जाता है, मतलब वहां पे यूज किया जाता है जहां पे टेम्परेचर का काम है। तो ये भी अच्छी बात है क्योंकि हमको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। दूसरा बात, इट इज ऑल्सो यूज एज ए ड्राई लुब्रिकेंट फॉर हैवी मशीन। अभी मैंने बोला आपका सॉफ्ट इन टच है, मतलब स्लिपरी स्लिपरी सा है। तो अगर दो मशीन के पार्ट हो गए बड़े बड़े जहां पे थोड़ा सा फ्रिक्शन आ रहा है, मतलब खुरदरे खुरदरे से हो रहे हैं, तो वहां पे अपन इसको डाल के उनके बीच में थोड़ा सा क्या एक्सल लुब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हैं, स्लिपी होने की वजह से। ठीक है, तो ये था अपना ग्रेफाइट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अपन ने आज देखा कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं और कितने कार्बन के अपने पास में कितने एलोट्रॉप्स अपने एनसीईआरटी में थे, जो अब दो अपने पास डायमंड और ग्रेफाइट अपन ने देख लिए। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अब तो दोस्तों को बोल दो कि भैया अब तो कर ही लो, लास्ट चल रहा है। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ नया सीखते रहिए। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया हो, थोड़ा भी अगर अच्छा लगा हो, तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और उनको बोलो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एज यूजुअल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीखते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।